हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। और आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए बेबी इज कॉल्ड लो बर्थ वेट इफ ही और शी मेजर्स लेस देन 2.5 kg, 1.5 kg, 3.5 kg, 2.2 kg। सो हम लो बर्थ वेट बेबीज किनको बोलते हैं? जिनका जो वेट होता है, बर्थ वेट होता है, दैट इज लेस देन 2.5 kg। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जो नॉर्मल वेट है दैट शुड बी बिटवीन 2.5 to 3.5 kg। Now the next question is, most common side effect of intrauterine device is bleeding, urinary tract infection, leukorrhea और amenorrhea। So जो हमारी intrauterine devices हैं वो हमारी टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड में आती हैं, जो कि जिसमें कि ऑलरेडी हमारा आईयूडी जो होता है वो तीन तरह का होता है। हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन आईयूडी। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आईयूडी होती है वो हमारी प्लास्टिक होती है एंड उसमें किसी भी तरह का हार्मोन या कोई भी जो आयन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और जिसमें हमारा लिपिंस लूप हो गया एग्जाम्पल। फिर हमारी आती है सेकेंड जनरेशन आईयूडी, जिसमें हमारा कॉपर आता है। सो कॉपर T380 हो गया। कॉपर टी रिलेटेड जितने भी हमारी आईयूडीज हैं वो हमारी सेकेंड जनरेशन में आती हैं। और थर्ड जनरेशन हमारा हार्मोनल इंट्रायूट्राइन होता है, जिसमें हमारी हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती हैं। तो इनको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इनका मेन साइड इफेक्ट देखते हैं तो जो सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है दैट इज यूट्राइन ब्लीडिंग। सो आफ्टर आईयूडी जो ब्लीडिंग है, यूट्राइन ब्लीडिंग, उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फीमेल को पेन भी होगा, परफोरेशन हो सकता है, और कभी कभी जो आईयूडी है वो एक्सपेल आउट भी हो जाती है। पर जो ब्लीडिंग है वो इसकी सबसे ज्यादा और सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है। Now the next question is, most common diarrheal agent for infant is rhinovirus, rotavirus, enterovirus और E. coli. So the one of the most common diarrheal agent जो कि बच्चों को अफेक्ट करता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोटावायरस। और उसी की प्रिवेंशन के लिए हम बच्चे को रोटा वैक्सीन पिलाते हैं। 5 ड्रॉप्स हम ओरली देते हैं, जो कि हम 6, 10 और 14 वीक्स पे देते हैं। Now the next question is, constant presence of disease in an area during a period of time is endemic, epidemic, sporadic और pandemic। तो इसमें इन्होंने पूछा है constant presence, कि कॉन्स्टेंटली अगर कोई डिजीज है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, the vector responsible for leishmaniasis is, and the options are mosquito, bugs, testiflies और sandflies. So इसमें जो correct answer है that is option number D, sandfly। sandfly जो है उसकी वजह से leishmaniasis होता है, जिसको कि हम काला अजहर भी बोलते हैं, जो कि हमारा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की एक डिजीज है। और काला अजहर कह लो या इसको ब्लैक फीवर कह लो। Now the next question is, MDG stands for, and the options are Medical Development Group, Millennium Development Goals, Master Development Goals और Management Development Goal। तो जो हमारा MDG है that stands for option number B, that is Millennium Development Goals। So there are total 8 goals हैं, जिनमें हमारे 18 targets हैं और 14 indicators हैं। और ये जो MDG था ये 2000 में स्टार्ट हुआ था और टिल 2015 कुछ टारगेट्स थे जो कि अचीव करने थे। और इसमें हमारे जो मेन 8 गोल्स थे वो क्या क्या थे? टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, टू अचीव ग्लोबल प्राइमरी एजुकेशन, टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, to reduce child mortality, to promote maternal health, to fight malaria, HIV, AIDS and other diseases, to promote environmental sustainability and to develop a universal partnership for development। So अगर हम इसमें देखते हैं तो जो हमारे 3 goals हैं, that is goal number 4, goal number 5 and goal number 6 are related to health, and other goals are indirectly related to health। So अगर क्वेश्चन कभी आता है कि
हमारा कौन सा एमडीजी गोल था जो चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड था, जो कौन सा मेटर्नल हेल्थ से रिलेटेड था। तो हमें ये 4, 5 एंड 6 जो नंबर गोल हैं ये याद रखने हैं। इसके बाद आफ्टर 2015 एसडीजी गोल्स आर देयर, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। इसमें टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। एंड इसमें अगर हम बात करें तो 17 हमारे गोल्स हैं, लेकिन जो गोल नंबर 3 है दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ। क्वेश्चन आ सकता है कि एसडीजी गोल में कौन सा जो गोल है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो दैट इज गोल नंबर 3। रेस्ट जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ है, जिसमें हमारा नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on earth, peace, justice and strong institution and partnership for the goals। तो ये जो बाकी के हैं ये हमारे एसडीजी गोल्स हैं। Now the next question is, anti-malarial month is observed in अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो इनमें से कौन से मंथ में हम एंटी मलेरियल मंथ जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जून। क्योंकि जून के बाद जो है वो मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, और मॉनसून जो हमारा रेनी सीजन है उसमें हमारी जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस है उनका जो होना है, उनके जो इंसिडेंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइम पे हमने एंटी मलेरियल मंथ सेलिब्रेट करना है, कम्युनिटी को अवेयर करना है कि वो खुद को मलेरिया से या अदर वेक्टर बोर्न डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Now the next question is, which of the following study determine prevalence of diseases? And the options are longitudinal study, case control study, cohort study, and post cross-sectional study. So prevalence of disease, it is related to morbidity of disease। हम जब भी morbidity की बात करते हैं, that is illness, उसमें हम प्रिविलेंस और इंसिडेंस की बात करते हैं। प्रिविलेंस हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज हु आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, और जो हमारे इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस आर द न्यू नंबर ऑफ केसेस, कि नए उसके कितने केसेस आए उस पर्टिकुलर डिजीज के। तो हमें प्रिविलेंस रेट कैसे पता लगेगा? प्रिविलेंस रेट हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज से पता लगता है, वेयर एज जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्टडीज होती हैं उनसे हमें इंसिडेंस रेट पता लगता है। Now the next question is, what is the main aim of Janani Suraksha Yojana, which is the program by the Family Welfare Program? And the options are reducing maternal and neonatal mortality, to encourage people to use safe sexual method, to provide pension to the widow women, and to provide shelter to poor people. So already ये हमने कल डिस्कस किया था कि जननी सुरक्षा योजना जो है वो बेसिकली एक प्रोग्राम है जिससे कि हमने मेटर्नल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है बाय प्रमोटिंग और मोटिवेटिंग फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एंड ये हमारा 2005 में प्रोग्राम आया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year national rural health mission was launched in India? So हमारा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था वो कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? इन 2005, 2008, 2004 और 2007। सो जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था दैट वाज लॉन्च्ड इन 2005। सो जो हमारा JSY है और NRHM है ये एक साथ आए थे ऑन 12 अप्रैल 2005। Now the next question is, National Population Policy of India was enacted in which year? And the options are 2001, 2005, 2012 and 2000। So जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी जिसमें कि बेसिकली हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, वो जो पॉलिसी थी दैट वाज केम इन 2000। मेनली इसमें हमारा स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को प्रमोट करना था एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स करने थे। इसमें जो मेन था दैट वाज हम दो हमारे दो, दैट वाज द मेन स्लोगन अंडर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year national health policy in India was implemented? So अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं तो वो इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुई थी? तो दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2002। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले 1983 में आई थी, फिर 2002 में, एंड अभी रिसेंटली इन 2017।
जिसमें कि हमारा मेन जो है 2017 का जो मेन एम है दैट वाज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विदाउट एनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हमने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को भी कम करना है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करनी है। Now the next question is child nutritional status measured in terms of three anthropometric indicators. They are stunting, wasting and underweight, mortality, morbidity and underweight, body mass index, morbidity rate, dependency ratio और none of these। तो जब भी हम चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम हमेशा तीन इंडिकेटर्स लेते हैं एंड दैट इज स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो अगर हम बात करें व्हाट इज वेस्टिंग, वेस्टिंग इज लो वेट फॉर हाइट। मतलब जो बच्चा होगा वो बहुत ही लंबा होगा लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा पतला होगा, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टेड। स्टंटिंग मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द बेबी द हाइट इज लेस, बच्चे की जो हाइट है वो छोटी है उम्र के हिसाब से। और अंडर वेट में क्या है कि जो बच्चा है उसका जो वेट है दैट इज लेस अकॉर्डिंग टू द एज। Now the next question is example of lifestyle diseases, कैंसर, मलेरिया, चिकनगुनिया और फीवर। तो हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है जिनको कि हम बिहेवियरल डिजीजेस भी बोलते हैं वो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो जो हमारा कैंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल और बिहेवियर डिजीजेस हैं क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं लाइक ओबिसिटी हो गया, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये कुछ ना कुछ जो लाइफस्टाइल हमारा है जिसकी वजह से ये जो डिजीजेस हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं। तो लाइक ईटिंग मोर शुगरी फूड, ईटिंग मोर जंक फूड, तो इन सब की वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम इनको लाइफस्टाइल और बिहेवियरल डिजीजेस बोलते हैं। Now the next question is the government of India set up multi-purpose worker committee in which year? And the options are 1948, 1950, 1970 or 1972. So the correct answer is option number D, that is 1972। and multi-purpose worker committee हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं करतार सिंह कमेटी को। Now the next question is India is passing through which stage of demographic transition? First stage, second stage, third stage और fourth stage। तो इंडिया भी करंटली डेमोग्राफिक कौन से साइकिल में है? तो इंडिया इज इन द थर्ड स्टेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम डेमोग्राफिक साइकिल की बात करते हैं तो 5 स्टेजेस आर देयर: अर्ली स्टेज, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। सो इंडिया इज इन द थर्ड स्टेज दैट इज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, जिसमें क्या है कि जो बर्थ रेट है वो भी कंट्रोल हो रहा है, कम हो रहा है, और डेथ रेट भी कम हो रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो दैट उसके जो अदर एग्जांपल्स हैं दैट इज इंडिया, नेपाल एंड चाइना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट फॉर विलेज लेवल हेल्थ वर्कर्स, एंड इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो हम अगर विलेज लेवल की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स मिलते हैं, आशा वर्कर्स, एंड आशा स्टैंड्स फॉर एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, दाइज देयर आर देयर, तो हमारी वहाँ पे दाइज हमें मिलेंगी, एंड विलेज हेल्थ गाइड। तो विलेज, तो ये जो 4 हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द विलेज लेवल। Now the next question is Koplik spot is a characteristic lesion of rubella, varicella और herpes। So जो हमारा Koplik spot है that is common characteristic that is present in rubeola. So option number A is the correct answer. So rubeola is the other name for measles, whereas rubella का जो other name है that is german measles. So हमें ये घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे ये measles भी लिख सकते थे बट इन्होंने रुबियोला और रुबेला में कंफ्यूज करने के लिए रुबियोला वर्ड यूज किया। तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज द अदर नेम ऑफ मीजल्स और रुबेला का अदर नेम क्या है दैट इज जर्मन मीजल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन कलर amniotic fluid is an indicator of fetal distress, obstructed labor, RH incompatibility और large baby। so जो हमारा amniotic fluid है उसमें अगर वो गोल्डन कलर का है तो दैट सजेस्ट RH incompatibility। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
बल्कि फीटल डिस्ट्रेस में हमें मिकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा। एंड आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है कि जब जो मदर का ब्लड ग्रुप है दैट इज नेगेटिव, आरएच नेगेटिव है, और जो फीटस है दैट इज आरएच पॉजिटिव। तो उस टाइम पे हमने आफ्टर द डिलीवरी विद इन 72 आवर्स मदर को एंटी डी लगाना है, एंड डोज विल बी 300 माइक्रोग्राम। Now the next question is, find out the most heat sensitive vaccine among the following, and the options are measles, tetanus, pentavalent and BCG. तो हम इसमें इन्होंने मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात की है, और हमें पता है कि सबसे मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन हमारा क्या है, ओपीवी, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। बट वो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो अब इनमें से हमारा कौन सा है जो हीट सेंसिटिव होगा। तो अगर हम टेटनस की और पेंटावेलेंट की बात करते हैं तो ये दोनों हमारे फ्रीज सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है। बीसीजी और मीजल्स हमारे लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है। अगर हम मीजल्स और बीसीजी में कंपेयर करें तो इनमें से ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, तो दैट इज मीजल्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, normal weight gain in singleton pregnancy is in an average Indian woman 15 kg, 20 kg, 9 kg or 11 kg. So in a singleton normal pregnancy, the weight gain is option number D, that is 11 kg. So in the first trimester 1 kg, second and third trimester 5 kg, 5 kg increase in the weight is there. Now the next question is, recommended dose of iron and folic acid for pregnant women is, and the options are Arimental iron 60 mg and 0.4 mg folic acid per day. Option number B is Elemental iron 100 mg and 0.5 mg of folic acid per day. Option number C is Elemental iron 100 mg and 100 mg of folic acid per day. Option number D is Elemental iron 30 mg and 0.3 mg of folic acid per day. तो अगर हम आयरन फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो द डोज इज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसमें जो हमारा आयरन है दैट इज 100 mg एलिमेंटल आयरन विल बी देयर एंड 0.5 mg of folic acid. Now the next question is, bluish black skin present on skin of newborn usually over the sacral area is rashes, erythema, navy spots or Mongolian spots. So this is very common among newborns. तो उनके sacral area में जो bluish black color का spot होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं Mongolian spot. So option number D is the right answer. Now the next question is, the first pill of oral contraceptive starts on which day after starting of menstruation? So on the first day, third day, fifth day or seventh day. So जो हमारी oral contraceptive pill है that should be started on the fifth day of every menstrual cycle. So option number C is the right answer. Now the next question is, swelling due to collection of fluid in the layer beneath the scalp is called cephal hematoma, caput succedatum, subarachnoid hematoma और subdural hematoma. So अगर swelling है, collection of fluid है in the layer beneath the scalp is called, that is caput succedatum. Option number B is the right answer. And जो हमारा cephal hematoma है that is the collection of blood between the skin and the periosteum. जो हमारा skull रहेगा और उसमें जो है there will be the collection of blood. Now the next question is, pulse polio immunization program was launched in India 1993, 1997, 1994 और 1995. So जो हमारा pulse polio immunization है that was started in 1995. So option number D is the right answer. Now the next question is, new initiative for child health screening and early intervention for birth defect, disease, deficiency and developmental delay comes under NSSK, RBSK, JSSK or JSY. So this already we have discussed in our yesterday's video that this program is known as RBSK, that is Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. Now the next question is, which is the vaccine that should not be given to the baby of HIV positive mother? And the options are rubella, hepatitis B, DPT and BCG. So
Option number D is the right answer. BCG should not be given to a baby whose mother is HIV positive or who the baby is HIV positive. Now the next question is, India's largest national health protection scheme has been implemented under the name, and the options are Ayushman Bharat, Adarsh Bharat, Samman Bharat और निर्मल भारत. So जो हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है उसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत. सो जो हमारी आयुष्मान भारत है इसका अदर नेम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. And this yojana is a national health protection scheme that was launched on April 14, 2018 by the central government as a part of National Health Policy 2017. So 2018 में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जिसका नाम है आयुष्मान भारत जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी, एंड इसका अदर नेम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि हम 5 लाख रुपीस तक जो हमारा प्राइमरी एंड टर्शरी केयर है वो हम प्रोवाइड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेफ इन ट्रकोमा रेफर्स टू एक्सेप्ट स्क्रीनिंग, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनिंग और इन्वायरमेंट कंट्रोल. सो जो हमारा सेफ है वो हम ट्रकोमा की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं. ट्रकोमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड पिछली काफी स्लाइड्स में मैंने आपको सेफ के बारे में बताया है. तो जिसमें सेफ है इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो एस का मतलब है दैट इज सर्जरी. S stands for surgery, A stands for antibiotic, F stands for facial cleaning, and E stands for environment control. Now the next question is, when World's Population Day is observed? On 7th April, 21st June, 11 July or 24 March? So the correct answer is option number C, that is 11 July. 7th April को हम World Health Day celebrate करते हैं. 21st June को हम International Yoga Day celebrate करते हैं. 24 March को हम टीबी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड 11 जुलाई को हम पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन मिशन परिवार विकास वाज इंट्रोड्यूस्ड? एंड द ऑप्शंस आर 11 जुलाई 2017, 11 जून 2017, 17 जुलाई 2017, 18 जून 2017. सो जो हमारा मिशन परिवार विकास था that was implemented on 11 July 2017. So mission परिवार विकास क्या है? It is the high fertility districts in 7 high focus states, that is UP, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड असम. इनमें जो हमारी हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जिनमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो मोर देन 3 है, इन 7 स्टेट्स के उन डिस्ट्रिक्ट में मिशन परिवार विकास था जो इम्प्लीमेंट किया गया था. And these districts constitute 28% of Indian population and contribute to 30% of maternal death and 50% of infant death. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मिशन परिवार विकास जो है वो इनिशिएट किया था. एंड बेसिकली इसमें जो हमारा अंतरा एंड छाया है वो 2 हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो इंट्रोड्यूस हुए थे, और इसमें जो मेन फोकस है वो है फैमिली कंट्रोल के ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर. Now the next question is, which program was implemented for awareness for breastfeeding? And the options are Amrit, माँ, सुमन और पोषण. So कौन सा प्रोग्राम है जो breastfeeding की awareness के लिए implement हुआ? So the correct answer is option number B, that is माँ. Sorry, इसमें 2 correct answer है, that is option number B, माँ. माँ stands for mother's absolute affection. And this is the माँ, जिसमें जो program है that is basically for the promotion of breastfeeding, and this program was implemented on 5th August 2016. Now the next question is, when was the Poshan Abhiyan launched? And the options are January 26, 2018, May 1st, 2018, March 8, 2018, April 30, 2018. So इसमें जो हमारा पोषण अभियान है that was implemented on March 8, 2018, and March 8 को हम International Women Day celebrate करते हैं, इसीलिए इसी डेट को 2018 में पोषण अभियान जो था वो लॉन्च हुआ था. So here it is mentioned that the mission was launched by Prime Minister Narendra Modi
at Jhunjhunu in Rajasthan on the occasion of the International Women's Day on March 8, 2018. Now the next question is, what is the full form of Poshan Abhiyan, or what is the full form of Poshan? So the options are Prime Minister Overarching Scheme for Healthy Nutrition, Prime Minister Optimum Scheme for Holistic Nutrition, Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition, Prime Minister's Overshadowing Scheme for Healthy Nutrition. So इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, that is the correct answer. पोषण का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो पोषण अभियान का जो पहले नाम था दैट वाज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। एंड इसमें हम मेन जो फोकस है वो चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट्स के ऊपर देते हैं। एंड इसका जो विजन है दैट विजन इज टू एंश्योर माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। एंड इसमें हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो कि हर साल इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें से अचीव करना है। तो लाइक prevent and reduce stunting in children 0 to 6 years, target decrease by 6% and at the 2% per year. Prevent and reduce undernutrition in children of 0 to 6 years, target is reduced by 6% at 2% per year. Reduce the prevalence of anemia among children, reduce the prevalence of anemia among women and adolescent girls in the age group of 15 to 49 years and reduce low birth weight. तो ये इनके कुछ मेन टारगेट्स हैं जो कि इन्होंने 2022 तक अचीव करने हैं। Now the next question is newly announced scheme that is सुरक्षित मातृत्व अभियान आश्वासना, जिसको हम सुमन भी बोलते हैं, टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू मदर्स, न्यू बॉर्न्स और ऑल ऑफ द अबव। So जो सुमन स्कीम है that is for all of the above. Option number D is the correct answer. So all pregnant women, newborns and mothers up to 6 months of delivery will be able to avail several free healthcare services. So it aims to provide dignified and quality health care at no cost to every woman and newborn visiting a public health facility. तो मतलब कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग मदर है और न्यू बॉर्न है अप टू 6 मंथ, उनमें नो कॉस्ट, मतलब उनका जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर है, पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसको खत्म करना है। And this scheme was launched on October 10, 2019. And all pregnant women, newborn and mothers up to 6 months of delivery will be able to avail several free healthcare services under this scheme. And वो schemes क्या है कि at least 4 antenatal checkup, 6 home-based newborn care visit, 1 checkup during the first trimester, iron folic acid supplementation, tetanus and diphtheria injection, other components of comprehensive antenatal package, and at least 1 checkup under Pradhan Mantri मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसमें कि every month 9 जो है हमने मदर को केयर प्रोवाइड करनी है। Now the next question is 6x6x6 strategy is related to TB elimination, space missions, reduce the prevalence of anemia और school education. So जो हमारी 6x6x6 strategy है that is related to reduce the prevalence of anemia. So option number C is the correct answer. So in 2018 the government of India launched the Anemia Mukt Bharat. अनीमिया मुक्त भारत है। 6x6 का क्या मतलब है कि 6 बेनिफिशरीज हैं, 6 इंटरवेंशंस हैं एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हमने जो हमारा प्रिविलेंस है अनीमिया को उसको रिड्यूस करना है। सो हमारे 6 बेनिफिशरीज इनमें कौन कौन से आते हैं? चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 59 एज ऑफ मंथ, चिल्ड्रन 5 to 9 years of age, adolescent girls and boys, women of reproductive age, pregnant women and lactating mothers. And अगर हम interventions की बात करते हैं तो prophylactic iron folic acid supplementation करना है, deworm करना है with albendazole 2 times in a year, then intensified ear bound behavior change communication है, texting of anemia using digital method and point of care treatment, mandatory provision of iron folic acid fortified food in public health programs,
addressing non-nutritional cause of anemia. Now the next question is, according to NIPI guideline, from which month the iron tablet are started during pregnancy? So अगर हम निपी की बात करते हैं तो निपी stands for नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव. सो प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो आयरन टैबलेट है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए? इन द 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ. सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 4th मंथ पे स्टार्ट करनी चाहिए. एंड दिस प्रोग्राम वो स्टार्टेड इन 2013. अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है इसमें हम चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को कवर करते हैं. जो बच्चे 6 से 60 मंथ के हैं उनको हम 1 ml IF8 सिरप देते हैं जिसमें 20 mg एलिमेंटल आयरन होता है एंड 100 mcg फॉलिक एसिड होता है और ये हमें बाई वीकली देना है. एंड द चिल्ड्रन हु आर बिटवीन 5 to 10 years उनको हम 45 mg एलिमेंटल आयरन एंड 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड देते हैं वीकली. एडोलेसेंट में 10 to 19 years 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg ऑफ फॉलिक एसिड वीकली. Women में भी सेम है of reproductive age, that is 100 mg of elemental iron and 500 mcg of folic acid weekly, and same for the pregnant and lactating women. पर इसमें इन्होंने 100 days लिखा है तो लेकिन अभी ये 180 days हो गया तो हमने 180 days के लिए मदर को आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देनी है. Now the next question is, the program that aimed to train health personnel in basic newborn care and resuscitation is राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, IMNCI और होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर. सो इसमें जो हमारी for the training of health personnel in basic newborn care and resuscitation, that program is known as Navjat Shishu Suraksha Karyakram. So option number B is the correct answer. So अगर हम NSSK की बात करते हैं तो it is a training for 2 days and is expected to reduce neonatal mortality and significantly in the country. And इसमें हम 4 चीजों के लिए जो पर्सन है उसको ट्रेन करते हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेसिक न्यूबॉर्न रिससिटेशन. तो हमने सारे हेल्थ वर्कर्स को जो लेबर रूम्स में वर्क करते हैं या निकूज में वर्क करते हैं उनको हमने NSSK की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करनी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state government has launched Kilkari app to create awareness among pregnant women? And the options are Haryana, Punjab, Himachal Pradesh or Rajasthan. So the Kilkari app was started by Haryana government. So the National Health Mission in Haryana has recently launched a mobile based application that is Kilkari. Kilkari app क्यों है? To create awareness among pregnant women, parents and health workers on the importance of anti and postnatal care, institutional delivery and immunization from the 2nd trimester of pregnancy till the child is 1 year old. The app will deliver 72 times appropriate audio messages to register mobile number on pregnancy, child and childbirth care every week. So every week from the 2nd trimester, जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक किलकारी ऐप के अंडर क्या है कि जो हमारी मैसेज विल बी डिलीवर, ऑडियो मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू द मदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हैज फॉलोइंग 6 प्रायोरिटी एरिया एक्सेप्ट, एंड द ऑप्शंस आर improve nutrition, enable sexual and reproductive health, address condition for communicable diseases, prevent injuries and violence. And the options are correct answer is option number C, that is address conditions for non communicable diseases. अगर हम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज अ एडोलेसेंट फोकसिंग हेल्थ प्रोग्राम एंड ये हमारा 2014 में लॉन्च हुआ था. इसके कुछ 6 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज थी जिसमें न्यूट्रिशन था, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें हमारा अर्ज क्लिनिक आता है, दैट इज एडोलेसेंट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लिनिक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सब्सटेंस मिसयूज, इंजरीज एंड वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ की रिगार्डिंग हम बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं.
Now the next question is, Satya Salah mobile app is related to which health program? And the options are RBSK, RKSK, Poshan Abhiyan or Suman. So the correct answer is option number B, that is RKSK. So राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसमें साथिया सलाम मोबाइल ऐप जो है वो इस प्रोग्राम से रिलेटेड है. And the Union Ministry of Health and Family Welfare has launched Sathya Resource Kit and Sathya Salam mobile app for adolescents as a part of राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम. तो इसके बाद अगर हम अदर हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस था, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1976. Goiter Control Program launched in 1962 and renamed as National Iodine Deficiency Disorder Control Program or NIDDCP in 1962. RCH Phase 1 हमारा 1997 में आया था. इससे पहले 1992 में हमारे पास CSSM प्रोग्राम था, दैट इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. 1997 में RCH Phase 1 आया. RCH 2 फेज हमारा 2005 में आया एंड इसके बाद अब हमारा RMNCH+A प्रोग्राम चल रहा है जो 2013 में आया. इसके बाद हमारा नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 में लॉन्च हुआ था. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में लॉन्च हुआ था. लेकिन जो भी रिसेंट है हमारा, दैट इज NPCDCS प्रोग्राम, ये हमारे CHO मॉड्यूल में भी दे रखा है. तो जो हमारा NPCDCS प्रोग्राम है उसका मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक. दैट दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2010. पहले क्या था कि हमारा कैंसर का एक अलग प्रोग्राम था, मेंटल हेल्थ का अलग प्रोग्राम था. तो नाउ इन 2010 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि हमारे जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, एज लाइक वेक्टर बोर्न डिजीजेस, सबको एक ही प्रोग्राम में क्लब कर दिया है, क्योंकि इन सब की स्ट्रेटेजीज, इन सब के रिस्क फैक्टर्स, कंट्रोल, अवेयरनेस सब कुछ सेम है. तो इसीलिए हमारा एक सिंगल प्रोग्राम है, दैट इज NPCDCS. अगर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करते हैं तो 2013 में आया था एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, जिसके अंडर हमारी आशा वर्कर आई थी. सो NRHM 2005 में आया, 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया और 2013 में इन दोनों को क्लब करके नेशनल हेल्थ मिशन बन गया. और हमारी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, दैट केम इन 2011 बेसिकली फॉर 10 to 19 इयर्स रूरल गर्ल्स, जिसमें कि ये जो फ्री डेज नाम के सैनिटरी पैड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 6 पैक्स होते हैं एंड आशा वर्कर को एक पैक देने पे 1 रुपी मिलता है एज अ इंसेंटिव. एंड जो हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, इट इज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. जो हमारी RKSK है उसका ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम अब पार्ट है. सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.